नमस्कार। पुनः स्वागत है आपका समष्टि अर्थशास्त्र की इस कक्षा में। इससे पूर्व वीडियो में हम चर्चा कर रहे थे कि जीडीपी कैलकुलेशन में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, खासकर मूल्यवर्धित विधि और उत्पाद विधि के द्वारा गणना करते वक्त। तो उसी को क्रम से आगे बढ़ाते हैं। 5 बिंदुओं पर हम चर्चा कर चुके थे। 6वें बिंदु पर हम चर्चा कर रहे हैं, वो है उपभोक्ताओं की सर्विस या कंज्यूमर सर्विसेज। समाज में बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं जो उपभोक्ताओं को केवल अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। वो कोई वस्तु का उत्पादन या सप्लाई या आपूर्ति नहीं करते हैं। उदाहरण के लिए अभिनेता, नर्तक, डॉक्टर, गायक, शिक्षक, संगीतकार, वकील, नाई और भी बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं जिनमें व्यक्ति द्वारा केवल सेवाएं प्रदान की जाती हैं। तो इस प्रकार के स्थिति में एक समस्या उत्पन्न होती है कि इन व्यक्तियों द्वारा जो वह सेवा प्रदान की जा रही है उसका मूल्य राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा अथवा नहीं। चूँकि हमने राष्ट्रीय आय की परिभाषा में देखा कि एक निश्चित समयावधि में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है, तो यहाँ ये उपभोक्ताओं की सेवाएं प्रदान की जा रही हैं, अर्थात कंज्यूमर सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं। तो ये निश्चित रूप से इनका आर्थिक मूल्य या जो प्रतिफल सेवा प्रदाता को मिल रहा है वो राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा। चूँकि ये सेवाएं मानवीय आवश्यकता और इच्छाओं को पूरा करते हैं और उसके लिए इनको भुगतान प्राप्त होता है, तो उनकी सेवाओं को राष्ट्रीय आय के अनुमान में अंतिम माल के रूप में अनिवार्य रूप से शामिल किया जाएगा। इसके पश्चात हम चर्चा कर रहे हैं अगले बिंदु की, जो कि है कि पूंजीगत लाभ, अर्थात जो वित्तीय लेन देन हम कर रहे थे उनमें कोई वस्तु को खरीदने बेचने पर जो लाभ या हानि हमें होती है, उस लाभ या हानि को क्या राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा अथवा नहीं। पूंजीगत लाभ किस स्थिति में प्राप्त होता है? जब एक पूंजीगत संपत्ति, जैसे कि घर हो सकता है, कुछ अन्य संपत्ति हो सकती है, शेयर आदि बाज़ार में जो कुछ लेन देन होते हैं, उसमें जब किसी संपत्ति को उसके खरीदे गए मूल्य से अधिक मूल्य पर बेचा जाता है तो हमें वित्तीय लाभ प्राप्त होता है। और उस वित्तीय लाभ की स्थिति में क्या उसे राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा अथवा नहीं। स्पष्टता याद रखें कि पूंजीगत लाभ को राष्ट्रीय आय से बाहर रखा गया है, क्योंकि यह वर्तमान आर्थिक गतिविधियों या उत्पादन से इसका सीधा संबंध नहीं होता है। इसलिए इस प्रकार की गतिविधियों को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। यहाँ ये स्पष्ट हो जाता है कि चाहे वित्तीय लेन देनों में पूंजीगत लाभ हो अथवा हानि हो, दोनों ही चीज़ों को राष्ट्रीय आय से बाहर रखा जाता है। इनको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाएगा। इसके पश्चात नेक्स्ट बिंदु हमारा आता है चेंज इन स्टॉक अथवा इन्वेंट्री में परिवर्तन। इन्वेंट्री से क्या तात्पर्य है? अर्थात उत्पादन इकाई का वह उत्पादन जो निश्चित समयावधि में उत्पादन हुआ लेकिन उस वर्ष वो बाज़ार में बिक नहीं सका और वो स्टॉक के रूप में या भंडार के रूप में कंपनी या उत्पादनकर्ता के पास में बचा हुआ है। तो सभी इन्वेंट्री में जो परिवर्तन होते हैं, यानी कि स्टॉक में जो परिवर्तन आते हैं, चाहे वो सकारात्मक हो चाहे वो नकारात्मक हो या ऋणात्मक हो, उनको राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। यह प्रक्रिया उस वर्ष के लिए इन्वेंट्री की भौतिक इकाइयों में परिवर्तन की मात्रा को उनके लिए भुगतान किए गए औसत वर्तमान मूल्यों से गुणा करके उनके बाजार मूल्य में परिवर्तन का अनुमान लगाती है। तो यह हमें पता है कि उस निश्चित समयावधि में ओपनिंग स्टॉक कितना था और क्लोजिंग स्टॉक कितना था, उन दोनों के बीच में अंतर कितना आया और उस वर्ष की औसत बाजार मूल्य उस सामान की क्या थी, उन दोनों को गुणा करके और उनका वास्तविक बाजार मूल्य ज्ञात किया जाता है। इन्वेंट्री में जो परिवर्तन होगा वो धनात्मक हो सकता है या ऋणात्मक हो सकता है। अर्थात किसी वर्ष में उत्पादन हुआ और वो बाज़ार में उससे कम बिक्री हुआ तो हमारा इन्वेंट्री स्टॉक बढ़ जाएगा, तो वहाँ जो इन्वेंट्री परिवर्तन होगा। और यदि बिक्री ज़्यादा हुई और उत्पादन जो स्टॉक था उसमें से भी हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक से कम हो गया तो हमारा जो बैलेंस होगा इन्वेंट्री का वो ऋणात्मक हो जाएगा।
तो ये याद रहे कि इन्वेंट्री के कुल स्टॉक को कभी भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है, केवल इन्वेंट्री के स्टॉक के चेंजेज को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। तो यहाँ ये कन्फ्यूजन स्पष्ट हो जाना चाहिए कि जो हमारे पास स्टॉक है किसी वस्तु का उत्पादनकर्ता के लेवल पे, तो उसमें जो डिफरेंस है केवल उसका कैलकुलेशन में ध्यान रखना है। टोटल स्टॉक से हमें राष्ट्रीय आय की गणना में कोई मतलब नहीं होता है। इसके पश्चात अन्य बिंदु आता है मूल्यह्रास। जब राष्ट्रीय आय का उत्पादन होता है या कोई भी वस्तु या सेवा का उत्पादन होता है, तो उस दौरान जो हमारी उत्पादन प्लांट होता है, यानी कि मशीनरी है या जो फैक्ट्री है या जो भी हमारा सेटअप है, उसमें उत्पादन की प्रक्रिया के दौरान जो टूट फूट होती है, जो क्षरण होता है या जो क्षति होती है, उससे हमारी कुल उत्पादन क्षमता में कमी आ जाती है, तो इसे ही मूल्यह्रास कहा जाता है। लेकिन जब हम ग्रॉस लेवल पे किसी भी राष्ट्रीय आय की अवधारणा को ज्ञात करते हैं, तो उसमें समग्र उत्पादन को शामिल कर लिया जाता है और उसमें वो क्षति या मूल्यह्रास या टूट फूट की राशि भी शामिल होती है। लेकिन जब हम नेट या शुद्ध राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं, तो उस मूल्यह्रास को घटाते हैं। तो ये मूल्यह्रास की राशि की गणना करना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि किसी भी फैक्ट्री या उत्पादन इकाई के अंदर विभिन्न प्रकार की मशीनरी और उपकरणों का प्रयोग होता है। उनकी कीमतें और उनकी जो उम्र होती है वो भी अलग अलग होती है तथा उनके प्रयोग के आधार पर उनकी समयावधि भी बदलती रहती है। तो अगर किसी उपकरण की औसत अवधि मान लीजिए 30 वर्ष माना जाए, तो उसका मूल्यह्रास उसकी परचेजिंग कीमत या उसकी क्रय कीमत को 30 का भाग दे करके 1 वर्ष के लिए उसके मूल्यह्रास की राशि ज्ञात की जा सकती है। चूँकि 30 वर्ष पश्चात वो मशीन पूरी तरह ख़त्म हो जाएगी या ख़राब हो जाएगी, उसके बदले हमें नई मशीन लगानी पड़ेगी। तो हर वर्ष उस अनुपात में राशि उसको अपने उत्पादन में से उस मशीन को रिप्लेस करने के लिए बचा के रखनी पड़ेगी। लेकिन चूँकि इन मशीनों की कीमतें हर वर्ष बदलती रहती हैं या कुछ समयावधि में मशीनें अपग्रेड होकर आ जाती हैं या उनका अपडेटेड वर्जन या लेटेस्ट वर्जन आ जाता है, जो पिछले वाली मशीनों की तुलना में अधिक कार्यकुशल होता है, अधिक मितव्ययी उत्पादन करने वाला होता है और अधिक मात्रा में उत्पादन देने वाला होता है। तो ऐसी मशीनों का निश्चित आने वाले समय के संदर्भ में उनके मूल्यह्रास का सटीक अनुमान लगाना एक कठिन कार्य होता है, और अगर सटीक अनुमान मूल्यह्रास का नहीं लगा पाएँ तो हमें राष्ट्रीय आय की सही यानी कि शुद्ध राष्ट्रीय आय की जो ज्ञात करना है वो कठिन कार्य हो जाता है। तो हमें इसका ध्यान रखना है कि जो मूल्यह्रास की राशि है वो सटीकता से अनुमानित की गई है अथवा नहीं। नेक्स्ट बिंदु है मूल्य परिवर्तन, अर्थात मूल्य परिवर्तनों का भी राष्ट्रीय आय की गणना करते वक्त ध्यान रखा जाना चाहिए। उत्पाद विधि द्वारा राष्ट्रीय आय को वर्तमान बाजार मूल्यों पर अंतिम वस्तु और सेवाओं के मूल्य के रूप में मापा जाता है, लेकिन कीमतें चूँकि बदलती रहती हैं, स्थिर नहीं रहती हैं, ये घटती रहती है या बढ़ती रहती हैं। जब मूल्य स्तर बढ़ता है तो राष्ट्रीय आय भी बढ़ी हुई प्रतीत होती है। हालांकि राष्ट्रीय उत्पादन गिर भी सकता है, क्योंकि मूल्य वृद्धि पर मांग कम हो जाती है और राष्ट्रीय उत्पादन में गिरावट की संभावना होती है। इसके विपरीत जब मूल्य स्तर में गिरावट आती है तो राष्ट्रीय आय भी गिर जाती है। हालांकि राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि संभव है, क्योंकि मूल्यों में गिरावट के साथ मांग में वृद्धि होती है और उत्पादन में वृद्धि हो सकती है। इसलिए मूल्य परिवर्तन राष्ट्रीय आय को पर्याप्त रूप से सही नहीं मापते हैं। इस समस्या को हल करने के लिए अर्थशास्त्री उपभोक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा निरंतर मूल्य स्तर पर वास्तविक राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं। इसमें आधार वर्ष के मूल्यों को उत्पादन की मात्रा से गुणा करके और राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जाता है। तो आपको याद रहे कि स्थिर मूल्यों पर राष्ट्रीय आय जब भी हम कैलकुलेट करेंगे तो वो मूल्यों में या कीमतों में परिवर्तनों की तत्व को बाहर करती है या उसको हटा करके और वास्तविक राष्ट्रीय आय की प्रगति का सूचना हमें प्रदान करती है। तो इस प्रकार से जब मूल्य तेज़ी से बढ़ते हैं तो राष्ट्रीय आय भी बढ़ी हुई प्रतीत होती है, लेकिन वो चालू मूल्यों पर राष्ट्रीय आय है। स्थिर मूल्यों पर राष्ट्रीय आय को देखना इस स्थिति में आवश्यक होता है, ताकि राष्ट्रीय आय का सही और उचित अनुमान प्राप्त हो सके। इस प्रकार से ये मुख्य 10 बिंदु थे जिनका राष्ट्रीय आय की गणना के दौरान ध्यान रखा जाना चाहिए।
उत्पाद विधि और मूल्यवर्धित विधि के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना के दौरान। धन्यवाद।